हेलो। करो जी। क्या लाइव हो गया? बैठिए हीरो। अरे हीरो सब बैठिए जल्दी। अरे बैठो नहीं यार। अरे देखिए देखिए इस तरफ रहा है। बेंच तरफ रहा है। चलिए, श्वेता कुमारी, अनिल कुमार, सुमन कुमारी, आदित्य कुमार, अन्नी कुमार, लाल बाबू राज। चलिए, सबको गुड इवनिंग है। काहे हंस रहे हैं आप लोग? आजकल बहुत हंसते हैं। कल पट्टा लगा है ना? तुमको लगा? तुमको लगा ना? ठीक है। बनाई थी तुम? अच्छा। चलिए, क्या पढ़ा रहे हैं? हैं? पागल, दूसरा सेशन में जलवायु पढ़ाएं। क्रांतिकारी आंदोलन न बता। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में लेक्चर दे रहे हैं, हमको लगता है। लेक्चर दे रहे हैं ना? आज लगता है दोनों में लेक्चर चलेगा। अब कल जो है दोनों में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कल दोनों में क्वेश्चन देखेंगे, आज लेक्चर ही चलेगा। तो चलिए, सुनते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन ना जी। है? माथा भसक गया है रे। हमारा भसक गया है माथा। इलाज कराना पड़ेगा तुम्हारा। अच्छा, कोई बात नहीं है। देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपका कोई दोस्त है, भाई है, मित्र है, आपका जूनियर है। हाँ? और उससे आगे। नहीं ना, वो तो आप लोग समझिए जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, भाई है, मित्र है, और मान लिया जाए कि वो एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है, या फिर आपका कोई भाई है जो अब जनरल कंपटीशन की तैयारी करेगा, बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करेगा, बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करेगा, उसको तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए? आप बीपीएससी में किसी भी टॉपर से पूछिएगा तो स्ट्रेटजी में वो एक बात जरूर बताएगा, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है? तो अगर आपका कोई भाई है, बीपीएससी करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। समझे ना? तो एनसीईआरटी का एक बैच जो है 12 दिसंबर से आ रहा है। उसका समय है दोपहर में 12 से 3। ये दिन शुक्रवार होगा। ठीक है, आज मंगलवार है। बृहस्पति, बुध, बृहस्पति, शुक्र। शुक्र को होगा। शुक्र न है? आज 10 है। हाँ ठीक है। 10, 11, 12, हाँ शुक्रवार होगा। और इसका समय है दोपहर में 12 से 3। एक साथ दो सब्जेक्ट चलेगा। एक साथ दो सब्जेक्ट चलेगा। दो खत्म होगा, फिर अगला दो सब्जेक्ट चलेगा, फिर दो खत्म होगा, फिर अगला दो सब्जेक्ट चलेगा। और इसमें क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। फी एकदम बहुत कम है। ठीक है? ऑफिस में पता कर लीजिएगा। ठीक है? पैसा, पैसा हम अपने मुंह से नहीं बोलते हैं। पैसा हमको चाहिए ही नहीं। 1 वीक डेमो फ्री है। ठीक है, एक सप्ताह डेमो फ्री है। आकर के, हाँ 1 महीना और 5 महीना, 4-5 महीना में खत्म ही हो जाता है। 1 महीना में तुम बहुते कुछ पढ़ लेगा। एक सप्ताह डेमो फ्री है।
और उसके बाद एडमिशन लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, फिर एडमिशन लीजिए। अगर कोई आपका है तो आप उसको भेज दीजिएगा, और बीपीएससी सेंटर पर चलेगा। कहाँ चलेगा? बीपीएससी सेंटर। बीपीएससी सेंटर कहाँ है पता है ना? एनआईटी मोड़ के पास। एनआईटी मोड़ के पास है, वहां चलेगा, भेज दीजिएगा। ठीक है, भेज दीजिएगा। इतना तो आशा आपसे कर ही सकते हैं क्या? जो पढ़ने वाला उसी को भेजिएगा। ठीक है। हाँ हाँ, हम पढ़ाएंगे। कुछ चीज हम पढ़ाएंगे, इसमें सब चीज तो हम ही पढ़ाएं ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज हम पढ़ाएंगे तथा कुछ चीज अन्य शिक्षकों के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है ना? समझिए। पहला सेशन इतिहास पढ़ लेते हैं, दूसरा सेशन में ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्या है? बोलिए। हाँ। नहीं नहीं, छोड़ कैसे देंगे, क्या बात करते हैं, भूल जाते हैं यार। क्वेश्चन है। होमवर्क आगे बढ़ा। अच्छा ठीक है, अभी पढ़िए न, पढ़िए न, पढ़िए। है क्या? अच्छा ठीक है। ठीक है, हम टेस्ट करवाने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं, टाइम निकाल करके। हाँ? अच्छा। अच्छा। तुम्हारे वजह से हम पढ़ा नहीं रहे थे, बताओ। सवेरे आ जाया करो केपी सिंह। समझी? इंतजार करवाती है, बताओ यार। अच्छा ठीक है। आ, आज भर समय दे दीजिए। आज आज ज्योग्राफी का भारत की जलवायु खत्मों कर देंगे। है? लेक्चर दे के खत्म कर देंगे। आज भर समय दे दीजिए। आज भर दे दीजिए। नहीं नहीं, आज भर दे दीजिए। आज हम नोट में लिख लेते हैं। ठीक है। कल पक्का टेस्ट होगा। हम अपने नोट में लिखते हैं। कल कौन दिन है? अरे डेट बोलो ना यार। 10 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस को दरोगा टारगेट बैच में टेस्ट जरूर लेना है। क्वेश्चन बैंक एंड केमिस्ट्री 50 गो क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से, सेट नंबर 1 से 5 एंड 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर चैप्टर 1 से 10 तक का होना चाहिए। अलार्मो लगा देते हैं रात में 10 बजे। क्या? आज पक्का बना लेंगे अब। भूल जाते हैं यार। सुनिए। चलिए सुनिए। देखिए बाबू, लास्ट सेशन में हम आपको ये बात बताए थे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी
महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी से हुई है, परंतु क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था बंगाल। बंगाल बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय अगर देखा जाए तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। अब देखिएगा बाबू आप, बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने समय के बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे। बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर, भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति, वर्तमान रणनीति, जहां तक बताए थे वहां से आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति, बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति नामक उपन्यास निकाला, उपन्यास निकाला, उपन्यास। और इन उपन्यासों के जरिए बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, इन उपन्यासों के जरिए बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, इन उपन्यासों के जरिए बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने क्रांतिकारी आंदोलन को उत्तेजित किया, क्रांतिकारी आंदोलन को क्रमवार तरीका से चलाने का प्रयास किया, सिलसिलेवार ढंग से चलाने का प्रयास किया। इसके अलावे बारिंद्र कुमार घोष ने क्रांतिकारी आंदोलन को सिलसिलेवार ढंग से चलाने के उद्देश्य से मनिकतुल्ला पार्टी बनाया, मनिकतुल्ला पार्टी, मनिकतुल्ला पार्टी बनाया, मनिकतुल्ला पार्टी बनाया। फिर युगांतर पार्टी बनाया, युगांतर पार्टी बनाया, युगांतर पार्टी बनाया। ये सब बारिंद्र कुमार घोष की गतिविधियां थी। मतलब उपन्यास से क्रांतिकारी आंदोलन को चला रहे थे। फिर उसके बाद अलग अलग पार्टी के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने में जुटे थे। उन क्रांतिकारी संगठनों में एक संगठन उभरकर सामने आया, युगांतर पार्टी। युगांतर पार्टी से जुड़े अनेकों युवा क्रांतिकारी थे। युगांतर पार्टी से जुड़े जो अनेकों युवा क्रांतिकारी थे उसमें नाम आता है खुदीराम बोस का, खुदीराम बोस का, खुदीराम बोस का, प्रफुल्ल चाकी का, प्रफुल्ल चाकी का, खुदीराम बोस का, प्रफुल्ल चाकी का। जानते हैं कि दोनों युवा क्रांतिकारी एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया पता है? कि दोनों युवा क्रांति ई प्लान बनाया कि मुजफ्फरपुर का जिला जज जो किंग्सफोर्ड है उसको मार देना है, उसको मार देना है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज, मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान बनाया।
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान बनाया, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान बनाया। किंग्सफोर्ड एक बग्घी गाड़ी से चलता था, बग्घी। और किंग्सफोर्ड का रेकी किया कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है किंग्सफोर्ड के घर का रेकी किया, घर का रेकी किया। और एक प्लान के तहत जो है, एक प्लान के तहत जो है, एक प्लान के तहत जो है किंग्सफोर्ड किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास इन दोनों क्रांतिकारियों के द्वारा की गई। तो जिस प्रकार का बग्घी किंग्सफोर्ड का था ना, उसी प्रकार के बग्घी में सवार होकर उस समय के एक प्रसिद्ध वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री जा रही थी। जिस प्रकार का बग्घी गाड़ी किंग्सफोर्ड का था, उसी प्रकार के बग्घी पर सवार होकर कौन जा रहा था पता है? उस समय के प्रसिद्ध वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री। तो इन दोनों को लगा कि इसमें लगता है किंग्सफोर्ड है। फिर उस बग्घी पर जो है ये दोनों बम चला दिया, बम चला दिया। और उस बम कांड में केनेडी की पत्नी और पुत्री दोनों मारी गई, दोनों मारी गई। जबकि पता है बाबू, जो केनेडी था वो केनेडी जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक था। केनेडी चाहता था कि भारत को अंग्रेजों से आजादी मिले। केनेडी चाहता था कि भारत को अंग्रेजों से आजादी मिले, केनेडी चाहता था। लेकिन बेकसूर उसकी पत्नी और बेटी मारी गई। बम चलाकर ये दोनों भाग गया वहां से। प्रफुल्ल चाकी भागकर मोकामा चल गया। और काफी कम उम्र था इन दोनों का, 18-20 बरस इन लोगों का उम्र था, 18-20-22 बरस इन लोगों का उम्र था। उस समय जोश में तो आदमी कुछ कर देता है, लेकिन फिर बाद में डरो होता है। तो प्रफुल्ल चाकी को डर सताने लगा, तो प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया। इसके बाद जहां तक खुदीराम बोस का सवाल है, कि भागकर समस्तीपुर चला गया। समस्तीपुर, समस्तीपुर में ब्रिटिश सरकार की पुलिस फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र ने, फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। और फिर बम कांड में जो केनेडी की बेटी और पत्नी मारी गई थी, उसको लेकर केस चलाया गया, जिस केस को इतिहास में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। और यह केस वर्ष 1908 ईस्वी में चला है। और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस वर्ष 1908 में चला है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। और खुदीराम बोस को वर्ष 1908 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया। और भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस है। लगभग 19 वर्ष, लगभग 19 वर्ष, 18 वर्ष समथिंग दिन, लगभग 19 वर्ष की अवस्था में जो है खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। और एक हाथ में गीता लेकर ये शहीद हुए थे,
एक हाथ में गीता लेकर ये शहीद हुए थे, और इनके तरफ से केस की पैरवी कालिदास बोस ने किया था। खुदीराम बोस के तरफ से जो है केस की पैरवी कालिदास बोस ने किया था। खुदीराम बोस के तरफ से केस की पैरवी जो है कालिदास बोस ने किया था। कालिदास बोस ने किया था, कालिदास बोस ने किया था। लेकिन फिर भी जज हुआ करते थे कर्णडप, और कर्णडप नामक जज ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी, और लगभग 19 वर्ष की अवस्था में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद अगर बाबू देखा जाए, बारिंद्र कुमार घोष फिर भी रुके नहीं। बंगाल के अपने समय के बड़े क्रांतिकारी थे बारिंद्र कुमार घोष। बंगाल के अपने समय के बड़े क्रांतिकारी थे बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष की अगर हम बात करें तो आगे चलकर बंगाल में ही एक अन्य क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। बंगाल में जो एक अन्य क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई उसका नाम था अनुशीलन समिति। उसका नाम था अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति भी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, और अनुशीलन समिति की शाखाएं पटना में भी स्थापित हुआ था, ढाका में स्थापित हुआ था, कोलकाता में स्थापित हुआ था। और अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून। जो अनुशीलन समिति था उसका स्पष्ट तौर पर उद्देश्य था क्या? खून का बदला खून, खून का बदला खून। और आपको बंगाल से ही संबंधित है, अलीपुर षड्यंत्र केस हो गया, हावड़ा षड्यंत्र केस हो गया। अलीपुर षड्यंत्र केस का संबंध बंगाल से है। फिर आपको हावड़ा षड्यंत्र केस का संबंध बंगाल से है। अलीपुर षड्यंत्र केस का संबंध बंगाल से है, हावड़ा षड्यंत्र केस का संबंध बंगाल से है। तो ये जो अलीपुर षड्यंत्र केस और हावड़ा षड्यंत्र केस है, इस सब का संबंध जो है आपको बंगाल से है। अब सुनिए, समझिए, अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। जानते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी से ही सबसे ज्यादा क्रांतिकारी और सबसे ज्यादा नेता राष्ट्रीय आंदोलन में उभर कर सामने आ रहे थे। बंगाल के क्रांतिकारी सब अवैध हथियार रखता था। बंगाल का जो है क्रांतिकारी सब अवैध हथियार रखता था, बिना लाइसेंस वाला हथियार रखता था। मौका मिला अंग्रेज को टपका दिया, भाग गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए। अभी वंदे मातरम पर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बार हो सकता है वंदे मातरम से क्वेश्चन आए करेंट के संदर्भ में। इस सैटरडे को करेंट में जो है, इस सैटरडे को करेंट के क्लास में वंदे मातरम विवाद पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अरे वो सब कुछ ना है, वो बंगाल में चुनाव है 2026 में, और कुछ ना है, समझे ना। आप लोग जो ना, आप लोग तो अभी बच्चा ना है जी, आप लोग का स्तर अभी इतना है, अभी बहुत ऊपर जाना है। हर चीज के पीछे, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा महात्मा बुद्ध के कह कर चल गए। सुनिए, तो आपको जो है बंगाल के
जो क्रांतिकारी होते थे वो अवैध हथियार रखता था। जहां मौका मिला मार दिया अंग्रेज को, नारा लगाते हुए चल निकला, पकड़ते रहो अब। तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। अंग्रेजों को मारा जा रहा था, अंग्रेजों को मारा जा रहा था। तो बंगाल के वैसे क्रांतिकारी जिन पर अंग्रेजों को शक था कि ये अवैध हथियार रखते हैं, उन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार उन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 34 लगभग 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। 34 लगभग 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया। 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया। 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया। उन पर अवैध हथियार रखने के आरोप में अलीपुर कोर्ट में, कोलकाता का ही नाम अलीपुर भी हुआ करता था, कोलकाता का ही नाम अलीपुर भी हुआ करता था, अलीपुर कोर्ट में उन पर केस चलाया गया। उसी केस को इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। मतलब अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है, इसका उत्तर है, सुनिएगा। बंगाल के क्रांतिकारी जो अवैध हथियार रखते थे, उस वजह से उस वजह से उस वजह से उस वजह से क्रांतिकारियों पर अवैध हथियार रखने के आरोप में जो केस चलाया गया है, उसी केस को इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। अब इस केस में घोष बंधु भी फंसा था। अलीपुर षड्यंत्र केस में घोष बंधु भी फंसा था। घोष बंधु भी फंसा था। अलीपुर षड्यंत्र केस में घोष बंधु भी फंसा था। अलीपुर षड्यंत्र केस में घोष बंधु भी फंसा था। उसमें एक अरविंद घोष थे और एक बारिंद्र कुमार घोष थे। अरविंद घोष थे और दूसरा बारिंद्र कुमार घोष थे। अब अरविंद घोष के तरफ से पैरवी इस केस में सीआर दास ने किया था, चितरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की तरफ से पैरवी किया था सीआर दास ने, चितरंजन दास ने। सीआर दास के पैरवी के वजह से 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 अरविंद घोष बच निकला। सीआर दास पैरवी किया, इसी वजह से ही बच निकला। और जब अरविंद घोष जेल से निकले ना, तो उन्होंने कहा कि जेल में जो है हमको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था। ऐसा क्यों कहा पता है? ऐसा इसलिए कहा ताकि क्रांतिकारी जेल जाने से डरे नहीं, क्रांतिकारी उत्तेजित रहे, मतलब जेल जाने से भी उसे डर ना लगे। इसी वजह से ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और इसके बाद बारिंद्र कुमार घोष और उनके गुट के जो सदस्य थे, सबको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। क्यों पता है?
इस केस का, अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई अलीपुर षड्यंत्र केस का जो है सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई। सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई। कि नरेंद्र गोसाई कौन था बाबू जानते हैं? कि नरेंद्र गोसाई कौन था पता है? नरेंद्र गोसाई की अगर हम बात करें तो जो नरेंद्र गोसाई थे ये नरेंद्र गोसाई की अगर हम बात करें तो जो नरेंद्र गोसाई थे, नरेंद्र गोसाई पहले घोष बंधु के साथ ही काम करता था। पहले घोषे बंधु के साथ बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष के साथ काम करता था। तब इसके साथ काम करता था तो इन दोनों का तो सब चीज जानता था। तो ये सरकारी गवाह बने, ये अपना जान बचाने के लिए, मतलब अपना बचने के लिए, ये भी एक प्रकार का जयचंदे हुआ भारत का। अपना जान बचाने के लिए नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया। जब ये सरकारी गवाह बन गया ना, तो बारिंद्र कुमार घोष गुट का एक सदस्य था सत्येंद्र नाथ घोष। तो सत्येंद्र नाथ घोष जो है ना इसको मार दिया। सत्येंद्र नाथ घोष इसको मार दिया। और जब इसको मार दिया ना तो इसी वजह से बारिंद्र कुमार घोष गुट के जितने भी सदस्य थे ना, सबको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। कहा सब जाओ जीवन भर जेल में सरो मरो कटो लड़ो। समझे? इसके बाद यही अलीपुर षड्यंत्र केस है। फिर हावड़ा षड्यंत्र केस है। हावड़ा के पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम थे। हावड़ा के डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम थे। शमसुल आलम थे। शमसुल आलम थे। शमसुल आलम की हत्या बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी गई थी, जिस वजह से बंगाल के क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया। उसी केस को हावड़ा षड्यंत्र केस कहते हैं। और हावड़ा षड्यंत्र केस में मुख्य आरोपी, हावड़ा षड्यंत्र केस में मुख्य आरोपी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या बनर्जी, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बनाया गया था। यानी मेन आरोप जो है ना जतीन्द्र नाथ मुखर्जी पर था। इन पर आरोप था कि यही मारा है हावड़ा के पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम को। तो मुख्य आरोप इन्हीं पर था। यानी एक प्रकार से इन्हीं पर हावड़ा षड्यंत्र केस चलाया गया है। और हावड़ा षड्यंत्र केस के जो मुख्य सूत्रधार जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। बाघा जतीन, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। बाघा जतीन के नाम से भी जो है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को माना जाता है। बाघा जतीन इस नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपको हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में। अब इसके बाद हमने आपको जब कल क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण पर लेक्चर देना शुरू किया था, तो उस दौरान हमने आपको यह बात बताया था कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है आपको दो चरण में चले हैं। जिसका प्रथम चरण बाबू अगर देखा जाए तो प्रथम चरण की विशेषता यह थी कि प्रथम चरण जो है भारत के साथ साथ विदेशी सरजमी पर भी हुआ था। तो अब क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का प्रसार विदेशी सरजमी पर भी देखने को मिलता है। और विदेशी सरजमी पर अगर देखा जाए, विदेशी सरजमी पर अगर देखा जाए तो विदेशी सरजमी पर
क्रांतिकारी आंदोलन विदेशी सरजमी पर अगर देखा जाए तो विदेशी सरजमी पर क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बना था लंदन। लंदन, पेरिस, अमेरिका, ये सब क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख केंद्र विदेशी सरजमी पर बना था। तो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन को समझते हैं और यहीं पर कामागाटा मारू प्रकरण को भी हम लोग समझेंगे। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन देखिएगा बाबू, लेकिन उससे पहले याद कर लेते फिर आगे बढ़े। ऐ भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति किसका उपन्यास है? पारिंद्र कुमार। भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति किसका उपन्यास? पारिंद्र कुमार। मनिकतुल्ला पार्टी युगांतर पार्टी कौन बनाया था? पारिंद्र कुमार। मनिकतुल्ला पार्टी युगांतर पार्टी कौन बनाया था? कौन बनाया था? पारिंद्र कुमार। युगांतर पार्टी के कौन से दो युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था? खुदीराम बोस और कौन हुआ? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। चलिए ठीक है बाबू। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों ने किंग्सफोर्ड का बग्घी समझकर जिस बग्घी पर बम मारा उसमें कौन मारा गया? प्रसिद्ध वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड का बग्घी समझकर जो बग्घी पर बम मारा उसमें कौन मारा गया? प्रसिद्ध वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री। अच्छा, इस एवज में जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पर केस चलाया गया उसे क्या कहते हैं? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। क्या कहते हैं? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में किन्हें फांसी दी गई? खुदीराम, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी। आए, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन है? खुदीराम। इनको फांसी की सजा कौन जज सुनाया था? कौन सुनाया था? कौन सुनाया था? कर्णप्पा। अच्छा, बंगाल के क्रांतिकारी जो अवैध हथियार रखते थे, जिस एवज में बंगाल के 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अलीपुर कोर्ट में केस चलाया गया, उस केस को क्या कहते हैं? अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र केस में घोष बंधु भी फंसे थे, यानी अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष भी फंसे थे। इसमें अरविंद घोष की पैरवी कौन किया? सीआर। और अरविंद घोष किसकी पैरवी के वजह से अलीपुर षड्यंत्र केस से बच निकले? सीआर। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया? कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई। अब नरेंद्र गोसाई की हत्या बारिंद्र कुमार घोष के एक सदस्य हुआ करते थे सत्येंद्र नाथ घोष ने कर दिया था। तो नरेंद्र गोसाई की हत्या कौन किया? सत्येंद्र नाथ। नरेंद्र गोसाई की हत्या कौन किया? सत्येंद्र नाथ घोष ने किया था, जिस वजह से बारिंद्र कुमार घोष गुट के सभी सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बोलिए हाँ ना। इसके बाद आगे बताइएगा, हावड़ा षड्यंत्र केस किस पर चलाया गया? जतींद्र नाथ मुखर्जी। जतींद्र नाथ। अच्छा,
हावड़ा के कौन पुलिस सुपरिटेंडेंट की हत्या हुई? किसकी हत्या हुई थी? बाघा जतीन के नाम से किसे जाना जाता है? बाघा जतीन के नाम से किसे जाना जाता है? जतीन्द्र नाथ। अच्छा, बंगाल में स्थापित कौन क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य था खून का बदला खून? है? अनुशीलन। बंगाल में स्थापित किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य था खून का बदला खून? किसका? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। अब देखिएगा बाबू, आप विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन देखिए। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बना था लंदन। लंदन। और जानते हैं बाबू, लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय अगर देखा जाए तो लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय जो है आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय था। ये जो है 1897 ईस्वी में लंदन जाकर बस गया था। और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के संपर्क में आया। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के संपर्क में आया। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ये ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के संपर्क में आया। ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के संपर्क में आया। हिडमैन। हिडमैन के संपर्क में आया। और जब ये हिडमैन के संपर्क में आया, जब ये हिडमैन के संपर्क में आया तो फिर हिडमैन के संपर्क में आकर ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडियन होम रूल सोसाइटी को स्थापित किया। इंडियन होम रूल सोसाइटी को स्थापित किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी को वर्ष 1905 में हिडमैन के प्रभाव में आकर स्थापित किया। और इस संगठन के जरिए लंदन में रहने वाले भारतीयों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। और फिर उन भारतीयों के सहयोग से क्रांतिकारी आंदोलन को लंदन में जोर शोर से चलाने हेतु उन्होंने हर संभव प्रयास जारी रखा। फिर आगे चलकर लंदन में रहने वाले भारतीय युवाओं को एकजुट करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस नामक संगठन बनाया। इंडिया हाउस नामक संगठन बनाया। और श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने इस संगठन को लोकप्रिय बनाने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है अपने इस संगठन को लोकप्रिय बनाने हेतु एक पत्रिका निकाला, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। एक पत्रिका निकाला था, उसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका निकाला। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका निकाला। और इस पत्रिका के माध्यम से जो है अपने इस संगठन को लोकप्रिय बनाया। अब
जो इंडिया हाउस नामक संगठन था, इससे युवा क्रांतिकारी सब जुड़ा था। और इंडिया हाउस नामक क्रांतिकारी संगठन से ही एक युवा क्रांतिकारी जुड़े हुए थे, उनका नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा की अगर हम बात करें तो इनका संबंध था इंडिया हाउस से। और जानते हैं मदन लाल ढींगरा ने लंदन में एक बड़े अंग्रेज अधिकारी, एक बड़े अंग्रेज अधिकारी विलियम कर्जन वायली, विलियम कर्जन वायली, विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या वर्ष 1909 ईस्वी में कर दिया, वर्ष 1909 ईस्वी में कर दिया। तो इंडिया हाउस से जुड़ा एक क्रांतिकारी था, इंडिया हाउस से जुड़ा एक क्रांतिकारी था, उसका नाम था मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा। और मदन लाल ढींगरा ने एक बड़े अंग्रेज अधिकारी विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी, विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी, विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस वजह से मदन लाल ढींगरा को पकड़ लिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और मदन लाल ढींगरा को लंदन में ही फांसी पर लटका दिया गया। संभवतः दो ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्हें लंदन में फांसी पर लटकाया गया है विदेशी सरजमी पर, एगो मदन लाल ढींगरा, एगो सरदार उधम सिंह, एगो सरदार उधम। ये दोनों क्रांतिकारी को लंदन में फांसी पर लटकाया गया है। और फिर जब इस प्रकार की हिंसक घटनाएं हो गई तो इंडिया हाउस पर बैन लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। और फिर लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंग्रेजी सरकार ने बैन लगा दिया और लंदन में रहने वाले क्रांतिकारियों का क्रूरतापूर्वक अंग्रेजों ने दमन किया, क्रूरतापूर्वक अंग्रेजों ने दमन किया, क्रूरतापूर्वक अंग्रेजों ने दमन किया। लंदन के बाद अगर देखा जाए तो विदेशी सरजमी पर क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना पेरिस। विदेशी सरजमी पर क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना पेरिस, एक प्रमुख केंद्र बना पेरिस। अगर हम लोग पेरिस की बात करें तो पेरिस में, अगर हम लोग पेरिस की बात करें तो पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने की थी, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, रुस्तम कामा, कामा, रुस्तम कामा ने की, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने की। ये जो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा थी, ये पारसी महिला थी, महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा और दादा भाई नेरोजी दोनों के सहयोगी के तौर पर काम कर चुकी थी। और मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। इन्हें जो है भारतीय क्रांति की माता, भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माता, इन्हें भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है।
और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही विदेशी सरजमी पर सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने का काम, विदेशी सरजमी पर सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने का काम मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने ही की थी। आपको मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने विदेशी सरजमी पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने का काम की, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने का काम की। और इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब और कहां फहराई? वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक सम्मेलन हो रहा था। उसी सम्मेलन में और पेरिस में भी इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम की। महिला थी जी। बैग वाला अभी कहां से आया है जी? इस सब का क्या होगा? कुछ होगा, बड़ी मुश्किल है। कहां कहां से ये सब कब आता है पता नहीं चलता है। आइए इतना याद करते हैं। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना था? विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना था? कौन बना था? विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना था? कौन बना था? विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना था? लंदन ना? आगे बताइएगा। लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? किसने किया है? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? कब किया है? कब किया है? ब्रिटेन के किस समाजवादी नेता के प्रभाव में आकर? किसके प्रभाव में आकर? ब्रिटेन के किस समाजवादी नेता के प्रभाव में आकर? किसके प्रभाव में आकर? किसके प्रभाव में आकर? हिडमैन के प्रभाव में आकर किया था। आगे बताइएगा। इंडिया हाउस किसने स्थापित? इंडिया हाउस कौन स्थापित किया? कब स्थापित किया? कब स्थापित किया है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी पत्रिका है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी पत्रिका है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी पत्रिका है? अच्छा, विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कौन किया? कौन किया? विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कौन किया? मदन लाल। कितने ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्हें लंदन में फांसी की सजा दी गई? कितना? दो ना? कौन कौन? मदन लाल ढींगरा और सरदार मदन लाल ढींगरा और सरदार उधम। अच्छा, आगे बताइएगा। पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन की? पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन की? मैडम भीखाजी रुस्तम। पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन की? मैडम भीखाजी रुस्तम। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम। सर्वप्रथम विदेशी सरजमी पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कौन फहराई? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। कब फहराई? कब फहराई? कहां फहराई? कहां फहराई? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अब सुनिए, अब जो है करंट का बुक आप लोग सब लोग लिए? सब लोग ले लिए? पक्का? तब करंट शुरू करेंगे आज से। तो कब लीजिएगा?
अरे बुक आता है खत्म हो जाता है? नालंदा में? अरे नालंदा फोटो कॉपी का दुकान है उधर, मुसल्लपुर हाट में, वहां भी खत्म हो गई। वो 150 मांगता है नालंदा वाला। अरे यार। हाँ। किस, कौन कौन लोग नहीं लिए अभी तक बुक? अरे बाप रे। नहीं लिए हैं कौन कौन बुक? बुक जल्दी लीजिए आप लोग, तब ना करेंट शुरू करेंगे। हैं? अच्छा सुनिए, अगर कल तक आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, अगर कल तक नहीं मिल पाएगा तो फिर परसों ऑफिस में रखवा दो। अगर कल तक नहीं मिल पाएगा तब, अगर कल मिल गया तो ठीक है, अगर कल तक नहीं मिल पाएगा तो परसों जो है कुछ बुक 500 के आसपास ऑफिस में रखवा देंगे, कल नहीं परसों, परसों रखवाएंगे सुबह में। तो आप लोग अपना ले लीजिएगा। अरे बुक का शॉर्टेज हो जा रहा है इसी वजह से, ठीक है, मनमानी कर रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मनमानी करने सबका लिस्ट तैयार हो रहा है, अगली बार से नहीं देंगे बुक। ठीक है। हाँ, जो 120 से ज्यादा में देता है ना उसका किताब ले लेना है, उसका फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना है। ठीक है ठीक है, रुकिए, हल्ला मत कीजिए। करंट का बुक लीजिए, करंट पढ़ेंगे, अब करंट नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? चलिए, तो इससे आगे हम थोड़ा देर बाद मिलेंगे ज्योग्राफी के सेशन में, और प्रयास करेंगे जलवायु नामक चैप्टर खत्म कर देने का। और जब क्रांतिकारी आंदोलन और जलवायु खत्म हो जाएगा तो फिर इतिहास का क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना? मिलते हैं थोड़ा देर बाद। पढ़ते हैं ना वो? पढ़िए महाराज।